हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपने इस परिवार में। दोस्तों जो है हम पढ़ेंगे लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर 10 है। और इस टॉपिक में हम बहुत इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से आप सबको समझ में आने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप कोई टॉपिक मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स, तो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और लाइक ज़रूर कर दें अगर वीडियोज़ हमारी पसंद आती हैं तो। फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें वीडियोज़ को। और अब हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सब पर वीडियोज़ ही देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट डे करके ही आप सबको वीडियोज़ मिलेंगी। बट फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो मतलब नेटवर्क डाटा की प्रॉब्लम, 1.5 GB में ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ नहीं अपलोड हो पाती हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। बट जैसे ही हम अपना प्रयास कर रहे हैं, चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स। इथिक्स है क्या फ्रेंड्स, पहले हम इसको समझते हैं। इथिक्स का मतलब जो होता है भैया अच्छे ट्रीट्स करना, आपसे कैसे बिहेवियर है, अच्छे से बातें करना हमारी आपके पीछे, जब कभी भी मिले तो आपसे ये हमारा बिहेवियर कैसे बोलते हैं आपसे, यही क्या होता है, इथिक्स होता है। ओके फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इथिक्स क्या होते हैं? फार्मास्यूटिकल वो इथिक्स होते हैं जो फार्मेसी से रिलेटेड होते हैं। अब जैसे हम आपसे बिहेवियर करते हैं, तो आप जब आप लोग फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं तो मतलब अगर कोई पेशेंट आएगा तो उससे कैसे बिहेवियर करेंगे, आप उसको कैसे ट्रीटमेंट देंगे। अगर अच्छे से नहीं बोलेंगे, नहीं उससे बातें करेंगे तो ज़्यादा दिन तक टिक रुकेगा नहीं, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो आपके बिहेवियर, आपका कैसा है उससे बोल चाल, ये चीज़ें बहुत मैनेज करते हैं दोस्तों फार्मेसी में, अगर आप एक फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट को हम समझते हैं कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। क्या कोड है फार्मास्यूटिकल एथिक्स का? कोड, फार्मेसी प्रोफेशन करते समय भी है, जब आप फार्मेसी में जॉब कर रहे हैं तो उनमें किन इथिक्स को फॉलो करेंगे, ये पीसीआई ने प्रिंसिपल बना रखे हैं कि आप अगर जो है करते हैं फार्मेसी प्रोफेशन में जॉब करते हैं तो आप इन इथिक्स को फॉलो करेंगे, और उनमें जो आपको इथिक्स अच्छे लगें उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए कोई रूल नहीं होते, नहीं आपको करने ही है आपकी इच्छा, बट ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आपका नॉलेज का कोई उतना वैल्यू नहीं रहता, लेकिन नॉलेज का भी रहता है, लेकिन आपका जो बोलने का तरीका है ये बहुत ज़्यादा दोस्तों। तो अगर आपको बहुत नॉलेज है, अगर बोलने का तरीका नहीं मालूम है, तो फिर वो नॉलेज किसी का काम का नहीं है, वो आपके ही काम का हो सकता है, दूसरे के काम का नहीं हो सकता है दोस्तों। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। यानी जो फार्मासिस्ट वो ट्रेड कैसे, मतलब किन किन ऑफर देगा या कितने चार्ज उसको कैसे करना चाहिए। फार्मासिस्ट अगर कोई जो मेडिसिन दे रहा है तो उसमें चार्ज कितना ले रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए और बहुत कम भी नहीं लेना चाहिए जिससे कि आपका मतलब घाटा हो जाए। तो अगर कोई पेशेंट आता है, अगर आप ज़्यादा कमा ले रहे हैं, अगर कोई गरीब भी पेशेंट है तो उसकी ज़रूर हेल्प करिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प कोई करेगा। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो आपके उस मेडिसिन को नहीं परचेज कर पा रहा है तो उसकी आप हेल्प ज़रूर करें जितना कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अपने आप को भी ध्यान में रखते हुए चलिए। ट्रेड क्या है? ट्रेड फार्मासिस्ट जो चार्ज ले रहा है वो पेशेंट से हुआ ज़्यादा नहीं होना चाहिए चार्ज। ओके फ्रेंड्स, जिसमें पेशेंट दे ना पाए या पैसे जो है चार्ज ना दे पाए, और जिससे पेशेंट प्राइस को ना आपके मैनेज कर पाए, और किसी टाइप का ऑफ़र नहीं देना चाहिए कि आप ये दवा लेंगे तो आपको ये ऑफ़र मिलेगा। आप मतलब ऑफ़र नहीं देना है आपको, और ना ही कम दामों में देना है जिससे कि आप ये सोचें हमारे यहीं से भी लोग चले आएँ और जो और मेडिकल हैं उन पे लोग ना जाएं हम अगर, तो ये नहीं करना चाहिए। जितने हाँ, जो लोग अगर मार्केट में है ज़्यादा पैसे में
मेडिसिन बेच रहे हैं तो आप उनसे सस्ती में बेचिए, लेकिन एग्जैक्ट जैसे जो जितना जो नियम रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब ही चलिए आप। ओके फ्रेंड्स, और फार्मासिस्ट बिल्कुल प्राइस कम भी नहीं करनी चाहिए, और फार्मेसी को प्रॉब्लम हो, जिससे कि फार्मेसी को प्रॉब्लम हो, जो फार्मासिस्ट और हैं उनको प्रॉब्लम ना हो कि आप एकदम सस्ते में बेच रहे हैं। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, पेशेंट को कैप्चर करने के लिए ड्रग का प्राइस बिल्कुल लो नहीं करना चाहिए। यानी अपने जो है कैप्चर करने के लिए, अपने आप पास बुलाने के लिए जो पेशेंट का, आप एकदम से प्राइस को कम नहीं करना चाहिए। ये हो गया हमारा रिलेशन टू इस ट्रेड। मेडिकल प्रोफेशन, फार्मासिस्ट को जो बड़ी डिजीज है उनको ट्रीट नहीं करनी चाहिए, जो कॉमन डिजीज है उन्हें ही ट्रीट करनी चाहिए। अगर आप भैया कोई जैसे लंबी बीमारी है, उसके आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है उतने, तो उनको फर्जी में ना रोकी, नहीं तो फिर उनकी जान भी जा सकती है। तो उनको उन डॉक्टर्स के पास भेजिए जो उस लायक हैं, जो उनकी अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उनके लिए हर एक सुविधाएं उपलब्ध हों। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा कमीशन वाले वर्क नहीं करने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, रिलेशन टू प्रोफेशन, जो फार्मासिस्ट हैं उसे वेल एजुकेटेड होना चाहिए और उसकी फार्मेसी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फार्मेसी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, अच्छे से लेनी चाहिए। दोस्तों, आप सबको 3 महीने की ट्रेनिंग 500 घंटे की मिलती है, बट आप एक्स्ट्रा भी ट्रेनिंग लीजिए, जिससे कि आप ट्रेंड हो जाएं और अच्छे से ट्रीटमेंट आप लोग अपने एरियाज में आप अच्छे से देखभाल कर सकें पेशेंट की। ओके, तो उसके बाद ही फार्मेसी ओपन करनी चाहिए। जब तक आप ट्रेन ना हो जाए, आपको मेडिसिन के बारे में नॉलेज हो ना जाए अच्छे से, तब तक आपको भैया मेडिकल नहीं ओपन करना है। इसी ध्यान हो, क्योंकि नॉलेज ही सबसे बड़ा होता है। ओके फ्रेंड्स, जो फार्मासिस्ट ऑथ, यानी फार्मासिस्ट जो शपथ लेता है वो कैसे लेता है, जो आपकी पीसीआई में इसको एग्जैक्ट ही लिखना, आप सब चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो जो वर्ड्स हैं, जो उन्हीं को आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, जो फार्मासिस्ट ओथ यानी फार्मासिस्ट जो शपथ लेता है, मैं शपथ लेता हूँ कोड ऑफ एथिक्स हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छे से वर्क करूँगा। अच्छे से जो है भैया हमारा कोड ऑफ एथिक्स, इन सब के बारे में मैं शपथ लेता हूँ कि अच्छे से वर्क करूँगा। जो फार्मेसी के रूल रेगुलेशन है मैं उनमें उनका पालन करूँगा। मैं खूब मेहनत करूँगा अपने नॉलेज को परफेक्ट करने के लिए, जिससे कि पब्लिक हेल्थ सुधर सके। आप भैया जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप पब्लिक की हेल्थ को सुधार नहीं सकते हैं। तो आपके पास नॉलेज के लिए हार्ड वर्क करना होगा, और जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अच्छा सिस्टम है उसको फॉलो करूँगा। और गुड जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए मैं उसको हार्ड वर्क करूँगा। अगर आप मतलब हार्ड वर्क करेंगे गुड ड्रग को, उसके मैन्युफैक्चर करने के लिए हम हार्ड वर्क करेंगे, और डिजीज से रिलेटेड पेशेंट की प्रॉब्लम को कम कर सकें, इसके लिए हमेशा मेहनत करता रहूँगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन फार्मेसी को बेटर बनाना चाहते हैं उसके साथ मैं भी जुड़ूंगा। मैंने शपथ लिया है मैं इसका पालन करूंगा, और जो है सभी रूल रेगुलेशन जो हमारे फार्मासिस्ट के लिए हैं उसको मैं फॉलो करूंगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों ब्लड बैंक, यानी ब्लड का जो बैंक है। जैसे आप पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो वो क्या होता है हमारा इनकम बैंक, यानी पैसे जमा करने वाले बैंक। और ये क्या हमारा ब्लड का बैंक, यानी ब्लड को स्टोर करने की जगह। इंट्रोडक्शन, ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, जिसमें सेपरेटिंग किया जाता है। और स्टोरेज, ब्लड बैंक एक लेबोरेटरी का पार्ट होता है जहाँ पर ब्लड प्रोडक्ट स्टोर किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टोर किए जाते हैं, और ब्लड को कंपोनेंट को अच्छे से चेक किया जाता है कि उनमें या कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, उनको अच्छे से चेक करेंगे, उसके बाद ही स्टोर करते हैं। उसके बाद उसको लेबोरेटरी
में स्टोर किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड बैंक, यानी जो रिक्वायरमेंट है ब्लड बैंक को जमा करने की, कहाँ पे आप जो जमा करेंगे वो क्या रिक्वायरमेंट है। 10 मीटर स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए और साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। लेबोरेटरी के लिए एक वेल एजुकेटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने चाहिए। वहाँ पर 24 घंटे लाइट की सुविधा होनी चाहिए और एक जनरेटर भी होना चाहिए, जहाँ कि लाइट भैया ना रहे, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, तो जनरेटर भी रहना चाहिए। और वहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए और रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। उसके बाद 50 यूनिट का जो है स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसमें 50 यूनिट जो ब्लड स्टोर हो सके, इतनी तो उसकी कैपेसिटी मिनिमम होनी चाहिए। और कोल्ड बॉक्स और सेंट्रीफ्यूज मशीन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज। इसको आपको ज़रूर इस टॉपिक में याद करके लिखना है, छोड़ना नहीं, ये मोस्ट टॉपिक है ये। सेंट्रीफ्यूज मशीन होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिन सबको आपको हमने इम्पॉर्टेंट ही लिखे हैं, फर्जी के नहीं लिखे हैं। तो ये सब चीज़ें आप सबको हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, जो भी इन सब के। ओके फ्रेंड्स, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, रूल स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया था, जिसके रूल आए थे 1975 में। जो एक्ट आया था 1971 में और रूल्स आए थे इसके 1975 में। यह एक्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड रूल प्रोवाइड करता है। दोस्तों, जो है प्रेगनेंसी जो एबॉर्शन महिलाएं करवा लेती थी, जो पहले क्या होता था चेक करा के जो है कि लड़की है या लड़का है, तो बहुत लोगों को लड़की नहीं चाहिए होती थी, तो वो एबॉर्शन करवा के और लड़की को डेथ कर देती थी। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि बहुएं सबको चाहिए लेकिन लड़की किसी को नहीं। तो ये हमारे समाज में गलत अवधारणा है, इससे हम सबको हटना होगा। और हम युवक आज क्या होता था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये समझा आता था कि ये तो समझेंगे, लेकिन आज वही नहीं समझ रहे हैं। अगर ज़्यादा पढ़ लेते हैं आप लोग तो दहेज उतने हुमुश के लेते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, आप लोग दहेज को एकदम बढ़ावा नहीं दीजिएगा। और इसके लिए आप एक पुस्तक है ज्ञान गंगा पुस्तक, ज़रूर पढ़िएगा, एकदम निःशुल्क है। आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, बहुत सी मिल जाएंगी। तो इस पुस्तक को आपको फ्री ऑर्डर डिलीवरी और मंगवाइएगा, ज़रूर पढ़िएगा। एक आध्यात्मिक पुस्तक है, तो इन सभी को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो चलिए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एबॉर्शन को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। जो एबॉर्शन ज़रूरी नहीं है उनको रोकने के लिए, जो ज़रूरी है उनको तो भैया करवाना एकदम ठीक है, कोई बात नहीं। बट कुछ ऐसे एबॉर्शन हैं जिनको ज़रूरी नहीं है, तो उनको करवाने से रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट आने से जो लड़कियां मार देते थे एबॉर्शन करवा के, इस एक्ट के आने के बाद वो नहीं कर पाते थे और उनके ऊपर कानून प्रक्रिया अपनाई जाती थी, अपनाई जाने लगी है। नोट, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंडिया में इनलीगल है। बिना किसी रीजन के कोई एबॉर्शन करवाता है तो उसे सज़ा मिलेगी, चाहे कोई नर्स हो या डॉक्टर हो जो अबॉर्शन करवा रहा है, ज़बरदस्ती अबॉर्शन। तो पहली बार जो होता है उसके लिए 6 मंथ की जेल होगी और उसके ऊपर वो भी लग सकता है, पेमेंट जो है कितना लगा दे वो तो उसके ऊपर है, फाइन। अगर दोबारा करते हैं दोस्तों, इसमें नई डिफाइन, दोबारा करने पर 1 ईयर की सज़ा होती है और जितनी उसके फाइन पड़ जाए वो तो उसके अनुकूल जितना पड़े। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड, यानी किसके लिए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड है, किन किन लोगों के लिए। अल्ट्रासाउंड अगर करवाया है क्या है, उसे बच्चे
का कोई अंग नहीं है। अगर अल्ट्रासाउंड करवाया गया है तो उसमें देखा गया कि मतलब किसी बच्चे का अंग नहीं है, तो उसको आप वो इंसान एबॉर्शन करवा सकता है, उसके कोई बॉडी पार्ट्स नहीं है। तो अगर कोई महिला गलती से प्रेग्नेंट हो गई हो और वह नहीं होना चाहती थी तो वो अबॉर्शन करवा सकती है। किसी महिला के साथ अगर रेप हो गया है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे एबॉर्शन करवाने की इजाज़त है, और एबॉर्शन 20 वीक से 24 वीक तक करवा लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये टॉपिक कितना समझ में आया आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम उसी कमेंट को बहुत अच्छे से देखते हैं आप सबके, कि हमारे पढ़ाई द्वारा आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये टॉपिक समझ में आए होंगे, और वीडियोज को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।